नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे श्री पुष्कर को लेकर। नाम बड़ा यूनिक है, पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इनकी वेबसाइट्स पे जब विजिट करते हैं तो लगता है कि अच्छा, वेबसाइट्स काफ़ी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हुई है और इनका बिजनेस मॉडल में कहती है जो इनके पास ड्राई फूड, ड्राई इंटरमीडिएट की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, एसिड्स की बात करें और कैटल्स फीड सप्लीमेंट की बात करें जिनमें इनका कारोबार रहा है। और इन कारोबार से आने वाले फायदे नुकसान पर भी हम फोकस करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो आखिर इस कंपनी से कितनी सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है और इसेंशियल की बात उन्होंने रखी है। चलिए, कहती है यूनिक, फुल्ली इंटीग्रेटेड इन द वैल्यू चेन को लेकर कहती है, बाकी सारी चीज़ों को देकर कहती है। इनकी बिज़नेस से जो आने वाले फ़ायदे नुकसान हैं, उसका आँकड़ा क्या कहती है। जो कंपनी 1993 में बनी थी, इस कंपनी का बुक वैल्यू है ₹160 का। इनकी क्वालिटी की ध्यान दिया जाए लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में, अर्निंग पर शेयर है ₹14.80। जहाँ पे कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं 3,16,00,000, उसमें से 70% की होल्डिंग किसके पास है? प्रमोटर के पास कंट्रोल है, अर्थात कह सकते कंप्लीटली कंट्रोल प्रमोटर के पास। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 181% इंक्रीज कर चुकी है। डिविडेंड की बात करें तो करीब 52% की डिविडेंड देती है फ्रॉम द फेस वैल्यू पार्ट से। यदि आरओई आरओसी की आंकड़ा देखें तो 8% से 9% की आंकड़ा रिटर्न की बात कहती है। कंपेरिजन विद द इंडस्ट्रियल इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बहुत ज़्यादा नहीं, केवल केवल ₹19 की डिफरेंसेस बढ़ी है। यदि इसको कहा जाए तो कह सकते हैं कि करीब करीब 10% और 12.5% के आसपास ज़्यादा की। यदि डेट टू इक्विटी के बारे में सवाल आती है तो इसके लिए कुछ पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या कंपनी कर्ज लगातार ले रही है या पे आउट कर रही है? उसके भी दो सिचुएशंस हैं। पे आउट कर रही है तो कहाँ से कर रही है? ले रही है तो क्या यूटिलाइजेशंस क्या कर रही है? खाना पूर्ति के लिए कर रही है या प्रोडक्टिविटीज के लिए कर रही है? जहाँ पे करंट रेशो की नंबर भी जानना जरूरी है। क्या इनके बेसिस पे इनको हिट तो नहीं कर दिया गया? यहाँ पे ओवर बर्डन की बात तो नहीं करती है। जहाँ पे नेट इनकम मार्जिन की चर्चा करेंगे, डेटर्स रेशियो की देखेंगे और एक रिस्क एनालाइज करेंगे कि आखिर कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें कितनी परसेंट की रिस्क पे कंपनी कारोबार करती है। यदि इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो यह आज भी इनकी स्टॉक कितनी है? 50% नीचे ट्रेड करती नजर आती। नियरली की बात करूं तो यदि 50% यहाँ से बढ़ती है तो सोचने वाली बात है, मार्केट हायर टू हायर कहाँ पे पहुंच सकती है? करीब 350 400 के आसपास, 400 तक आसानी से जा सकता है। यदि आने वाले समय में लगता है कि यदि मार्केट ठीक ठाक रही, क्या आने वाले समय में 360 से लेकर के 390 के लिए इनकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकती है? चलिए, इसको भी हम एक कंक्लूजन मोड में लेके आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो क्या इस लेवल पे चल पाएगी या ऐसी बात तो नहीं कि यहाँ से यहाँ पे डिक्लाइनिंग का मूड बना के चल। इनकी यदि फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ से पहले एक बार चार्ट मूव को देखें तो यहाँ पे कंपनी में देखा गया कि हायर टू हायर को कई बार अप डाउन भी करती है, कई बार डिक्लाइन भी करती है। जहाँ पे लोअर टू लोअर को लगातार कभी टच नहीं करती, जो अच्छी बातें होती है, लेकिन बीच में कई बार कई दिनों तक कंसोलिडेट करती हुई नजर आई थी। और सोचने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात की बात करूं, जो यहाँ भी जो ये मार्केट 5% ऊपर चलता हो या 20% ऊपर चलता, कोई ना कोई पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता है। जब मार्केट में सब प्रॉफिट बुकिंग के आसार पे चल रही तो मार्केट का ट्रेंडिंग रिवर्सल कहाँ पे जाती है? गिर जाता है। अर्थात सबको प्रॉफिट कमानी है, या तो एसएल के साथ निकलना है या फिर प्रॉफिट लेके निकलना। यदि रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कंपनी का ओवरव्यू, तो यहाँ पे देखा गया कि इनके चार्ट लेवल में ओवरऑल ईयरली वाई वाई बेसिस पे 5% की गिरावट दर्ज करती है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट, नेट प्रॉफिट के पार्ट में बेटर इन्होंने रिजल्ट का नंबर साझा किया। कंपनी का खुद का कारोबार की बात करें तो करीब 107 करोड़ तक के टर्नओवर क्रिएट करती है और ओवरऑल कारोबार में कंपनी 176 करोड़ की सेल्स बुक करती है। उसमें यह देखा कि कंपनी क्या टॉप ऑफ द पीरियड चल रही है? तो कहती बिल्कुल नहीं चल रही, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने बेटर रिटर्न क्रिएट कर चुकी।
YOY में गिरावट का संकेत मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें लगातार वृद्धि दर्ज करती, जो कि अच्छी बात है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनको बैकअप सपोर्ट दे रही है। और जो जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट है उसमें लगातार क्या कर रही है, एक सस्टेनेबिलिटी की बात कहती नजर आती है। इन्हीं पहलों की तरफ आप रिस्क फैक्टर को भी हम देखेंगे, ईयरली ग्रोथ की तरफ मूव करके देखा जाए तो कह सकते हैं कि लास्ट 12 महीने में बेटर रिजल्ट उन्होंने क्रिएट किया। कहाँ से? अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ उन्होंने मूव किया है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट को आप देखेंगे तो अभी तक के सबसे टॉप पे तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने 56 करोड़ की क्रिएट कर चुकी थी इससे पहले। तो इसको सेकेंड ऑफ द परेड कह सकते हो कि 47 करोड़ की इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को लिया, घर लेके आई। इसमें रिस्क फैक्टर को देखें तो केवल 3 महीने की रिस्क फैक्टर की बात कहती है। और रिस्क के बेसिस पे यदि बैलेंस शीट को खंगालेंगे तो हमारे सामने ये दिखता है कि कर्ज को लेकर कंपनी लगातार कुछ ना कुछ पे कर रही है, लेकिन ये पेयर जो सिचुएशन था वो लगता है कि प्रिंसिपल अमाउंट अल्टीमेटली पे हो जाती है। तो इनका सिचुएशन दूसरी तरफ उन्होंने यदि पे आउट किया है तो ऐसा लगता है कि उन्होंने फिक्स एसेट्स की कमी देखने को मिला, जबकि लगातार यहाँ के सिचुएशन से कमी देखने को ही मिलता नजर आता है। वर्किंग प्रोग्रेस लगातार डेवलप इंक्रीज कर जाती है और अदर एसेट्स की पार्ट में लंबी कतार लग जाती है। किसको लेकर के? रिस्क को लेकर। उसी कंक्लूजन को लेकर के हमने एक नंबर वाइज लिया और परसेंटेज वाइज रिस्क एनालाइज किया, तो समझ में आई कि कंपनी ओवरऑल कारोबार में नेट इनकम मार्जिन 6% क्रिएट करती है, 20% की डेटर्स रेशियोज की बात कहती है, और डेटर्स वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात किया जाए तो वो कहती है 3.308% की बात कर। पूछने वाली बात है, यदि कंपनी 1 रुपए की प्रॉफिट कमाती है तो 3 रुपए का मार्केट में इनके पास उधार है, अर्थात इनके पास रिस्क जो है वो करीब 300% की दर्ज कर, कंपेयरिंग विद द नंबर और कंपेयरिंग विद द परसेंटेज। इसीलिए नंबर में ना जाकर के परसेंटेज वाइज हम लोग जानने की कोशिश। लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ के बारे में कहती है परफॉर्मेंस लेवल, जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस था उसमें सेल्स को लेकर चल रही थी, लेकिन फिलहाल डिक्लाइन करती है। स्टॉक प्राइस जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट थी वो लगातार बेटर करती है। जो स्टॉक प्राइस था वो भी बेटर की मूव में बैठी, क्योंकि इनको जो बैकअप सपोर्ट है देने के लिए, जो कि सेंटिमेंट कहते हैं ना कि प्रॉफिट सेल्स बढ़ रही तो तब स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ रही तो बढ़ना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही तो बढ़ना चाहिए। इन तीनों एस्पेक्ट से इनको लाइन क्लियर दिखती है। जबकि एक अच्छी बात और निकल के आई, जो कंपनी में एक अच्छी बात और बुरी बात दोनों तरह से कह सकते हैं। तो कंपनी में जो प्रमोटर की होल्ड था वो अपनी पोजीशन को लगातार खरीदा है। ऐसे क्या मतलब, उन्होंने पोजीशन को डेवलप किया। एफआई ने सेम पोजीशन रखा हुआ है, थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हुए। डीआई यहाँ से कंप्लीटली निकल चुका। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि आम निवेशकों के पास से पैसे शिफ्ट कहाँ करते हैं, कहाँ शिफ्ट किए हैं, थोड़ा सा पार्ट प्रमोटर ने खरीदती नजर आई। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रमोटर इज अ बाइंग द ऑन स्टॉक्स फॉर द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। जहाँ तक पब्लिक होल्डिंग के सवाल है तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब 18,000 के आसपास की इंटरेस्टेड शेयर होल्डर रहे हैं। और इसका भी यहाँ पर यदि पीएस से कंपेयर करेंगे तो सुदर्शन केमिकल्स, किरलिस की इंडस्ट्रीज, विधि जैसे कंपनी भी शामिल है। और सभी कंपनियों में अभी यदि सबसे ज्यादा किसी कंपनी में रेस लगी है निवेशकों का खरीदने को लेकर के, तो मुझे समझ नहीं आई छोटी सी कंपनी जो करोड़ों की टर्नओवर के निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, वार परसेंटेज को लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, लेकिन निवेशकों का अर्निंग पर शेयर पे जो क्वालिटी छोटा सा था उस क्वालिटी को लेकर के 572x का फ्रॉड खड़ी है इनको खरीदने को लेकर, जिसकी वजह से 71-72 ये वो कोई और कंपनी की बात करते। इस पे भी हम जरा क्या करेंगे, लर्निंग करने की प्रयास करेंगे अगले अपनी लर्निंग पॉइंट में। इसके अलावा यदि हम सेगमेंट वाइज देखें तो सेगमेंट वाइज में उससे पहले यदि यहाँ पे देखें तो स्टेज 1 में इसको रखा गया है। प्राइस बैंड 5% के ऊपर फिक्स किया गया है। ड्राई एंड जो कि पिगमेंट्स केमिकल होता है उनमें इनका कारोबार रहा है। जो वॉल्यूम की बात तो बहुत तगड़ी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम काफ़ी छोटी रहती है, क्योंकि वॉल्यूम छोटी रहने का मतलब ये है
जो मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है, जिनके पोर्टफोलियो में जैसा है वैसा ही अपने डेवलप देखते हुए वैल्यू को अपने पास होल्ड करके रखे हुए, लेकिन कुछ पार्ट तो लगातार प्रॉफिट चलती रहती है, भले प्रॉफिट का पार्ट थोड़ा सा कम का हो। स्टैंड ऑन डेटा बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, लगातार वृद्धि दर्ज करती है। और नंबर जो था मार्केट में केवल बास कितना 5,000 नंबर आए थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और इसके अलावा यदि हम चर्चा देखें तो ओवरऑल पिछले जब से लिस्टिंग हुए पिछले 5 सालों में इनकी स्टॉक में लगातार डिमांड बढ़ी है। और डिमांड बढ़ने और घटने जो परसेंटेज हम लोग देखते हैं उसकी सिंपल से स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब आप किसी बियर मार्केट से बुल मार्केट को कंपेयर करेंगे तो बेटर रिजल्ट दिखता है, लेकिन कई बार हम लोग बुल मार्केट से बियर मार्केट तरफ देखते हैं तो बड़ी लंबी गिरावट दर्ज करती है। उसके लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, एक कंपेरिजन करने के तरीके हैं। ओवरऑल देखा है तो गोल्डन रूल कहता है जब इंटर करते हैं तो टारगेट क्या है किसी कंपनी में। यदि बड़ी टारगेट है तो F2 को टेस्ट कर ले, जिसमें कि फंडामेंटल टू जिससे की बात किया जा सकता है। शॉर्ट पीरियड का टर्म है उसमें हमेशा एसएल का यूज और प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, जिसमें कि परसेंटेज और जो एक्सपेक्टेशन होती है वो खुद की डिसीजन हो सकती है, क्योंकि सबकी रिस्क झेलने की और इनकम कमाने की अलग अलग टेंटेटिव प्लानिंग होती है। इसमें खुद की एक प्लानिंग होगी और उसके बेसिस पे मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे यदि प्लानिंग आपने फिक्स किया तो। इसीलिए मार्केट में प्रिंसिपल के साथ काम किया जाता है। विदाउट प्रिंसिपल करेंगे तो अक्सर नुकसान का सौदा करना मिल सकता है, विदाउट किसी रिकॉग्निशन एडवाइजरी को लेकर के। यहाँ पे इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी कहती है जब प्रमोटर्स इंक्रीजिंग द स्टॉक और बाकी सारी चीजों में लो भी रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट क्या होना कि प्रमोटर खुद ही से एक शेयर खरीद रहे हैं, अर्थात आने वाले समय में इनकी रिजल्ट और बेटर हो सकती है, पोटेंशियल ग्रोथ पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमने जानने की कोशिश किया श्री पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है।